हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। एंड इस ड्रामा की स्टोरी आपको पसंद आएगी क्योंकि खास करके एंडिंग तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड यून से, जो कि अभी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है एंड उसे इस बारे में बताती है कि वो अपने हस्बैंड जियांग को छोड़ना चाहती है। और वो कहती होती है कि तुम मेरी एक हेल्प करो और मेरी झूठी मरने की फेक प्लेन क्रैश वाली न्यूज़ बनाने में हेल्प कर दो, जिससे कि फिर मैं जियांग को इजीली छोड़कर जा सकूं और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो फिर उसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम जियांग को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो, वो तो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है ना। तो युन कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता था कि वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि हमारे बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस था, फिर भी उसने मुझसे शादी किया। फिर युन हमें अपनी स्टोरी बता रही होती है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिस दिन युन और जियांग की शादी हो रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड खास करके रिपोर्टर्स भी। जियांग के मॉम डैड तो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे होते कि जियांग युन से शादी कर रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक विलेज गर्ल थी। इसी बात पे सारे रिपोर्टर यहाँ पर जियांग से सवाल कर रहे थे कि वो तो विलेज से आई हुई लड़की है और वो तो इतना रिचेस्ट बंदा है, तो वो आखिर ऐसी गरीब लड़की से शादी क्यों कर रहा है। तो क्या उन दोनों की जो लव स्टोरी है वो सिंड्रेला स्टोरी बन चुकी है। वो लोग ये भी पूछते हैं कि जियांग के बारे में रूमर्स है कि उसकी कोई फर्स्ट लव थी जो कि युन की तरह दिखती है, तो इस वजह से जियांग युन से शादी कर रहा है। और या फिर उसके फ्रेंड्स लोग के साथ उसने शर्ट लगाया था और वो शर्ट आ गया, तो इसलिए युन से उसे शादी करनी पड़ी है। इस बारे में वो लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सब रूमर सच है। तो जियांग तुरंत ही कह देता है कि ये सब झूठ है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ युन से प्यार करता हूँ। और यहाँ पर जियांग युन से कहता भी है कि देखना, टाइम के साथ मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और फिर हमें यून बता रही होती है कि 3 साल की शादी में वो इतनी ज़्यादा खुश थी, जियांग हमेशा उसके साथ बहुत ही हैप्पीली रहता था कि उसे कभी कुछ गलत फील ही नहीं हुआ। उल्टा उसने सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया उन दोनों का सच्चा प्यार दिखाकर कि दोनों के बीच का रिलेशन कितना अच्छा है एंड वो उस पर कितना मरता है। और फिर एक दिन यून को शौक लग जाता है जब जियांग की मिस्ट्रेस उसे मैसेज करती है और उसे अपना और जियांग का रोमांस वाला वीडियो सेंड करती है और इसके साथ में अपने दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी कि वो बच्चे जियांग के हैं। ये सुनते के साथ ही पूरी की पूरी शौक रह जाती है और उसे खांसते यहाँ पर उसके मुंह से खून आ रहा होता है। फिर वो बेहोश हो गई थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर जियांग उसकी केयर करने में लगा होता है। जैसे यहाँ पर यून को होश आता है तो जियांग उसे कहने लगता है कि वाइफ अच्छा हो तुम्हें होश आ गया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहा था, और पता है डॉक्टर ने हमें गुड न्यूज़ सुनाया है कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो गई हो, हमारा बेबी आने वाला है। यून ये सुनते के साथ ही अपसेट हो जाती है और सोचती है कि ये बच्चा कितने गलत टाइम पर आया है। फिर इतने में जियांग उसे कहता है कि वाइफ क्या हुआ है, तुम अपसेट क्यों हो गई हो। वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें किसने बुली किया, बताओ मुझे, मैं उससे तुम्हारा रिवेंज लूंगा। तभी यहाँ पर यून उसके ऊपर से बेबी पाउडर को स्मेल कर रही होती है और वो याद कर रही होती है कि कैसे उसके मिस्ट्रेस ने कल ही उसे दोनों का वीडियो सेंड करी थी और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाई थी कि उन दोनों का साथ में बेबी है। यून तो यहाँ पर फिर से हार्ट ब्रेक फील करती है। तभी जियांग कहता है कि वाइफ क्या हुआ है। यून सोचती है कि क्या मुझे इसे एक और चांस देना चाहिए, अगर मेरे कहने के बाद ये उस चिंग से ब्रेकअप कर लेगा तो शायद मैं इसे माफ़ कर सकती हूँ और हमारे बीच में सब कुछ फिर से कंटिन्यू हो सकता है। उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर तभी यहाँ पर जियांग को चिंग का मैसेज आता है और वो उसे बुला रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो युन के सामने बहाना करता है कि मुझे कंपनी में अभी कुछ अर्जेंट काम है तो जाना पड़ेगा वाइफ, ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग लेता है। और यहाँ पर फिर युन को जियांग की उस मिस्ट्रेस चिंग का वापस से मैसेज आता है कि वो मेरे पास ही आ रहा है और ये देख लो हमारी फैमिली फ़ोटो। वो उसे अपने दोनों बच्चों और जियांग की साथ वाली फ़ोटो दिखा रही होती है। यून फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और तुरंत यहाँ पर बेल बजाकर नर्स को बुलाती है और कहती है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है। वो यहाँ पर अबॉर्शन के लिए एग्रीमेंट भी साइन कर लेती है और तभी इतने में चिंग उसे वापस से अपना एक और वीडियो सेंड करती है और कहती है कि देख लो अपने हस्बैंड की एक और साइड। उस वीडियो में जियांग उस चिंग को किस कर रहा होता है और फिर यून इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाती है। तभी नर्स उसे बुलाने आई होती है कि उसकी सर्जरी का फिर टाइम हो गया है। तभी वो पूछती है कि तुम ठीक तो, क्या तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को कांटेक्ट करूँ। यहाँ पर यून सोच रही होती है कि वो सैड है इसलिए वजह से वो नहीं रो रही है, बल्कि वो इसलिए रो रही है कि जियांग के लिए जो उसकी फीलिंग्स है
वो ये जानने के बाद भी ख़त्म नहीं हो पा रही है कि उसने उसे चीट किया। फिर यून तुरंत यहाँ पर जियांग को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि हस्बैंड, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्या तुम अभी यहाँ पर आ सकते हो? तो फिर वो कहता है कि वाइफ अभी मैं ज़रूरी काम में बिजी हूँ, तो हम रात में बात करते हैं। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पर यून को फिर बहुत ही बुरा लगता है, ये सोचकर कि उसने पहली बार मेरा इस तरीके से कॉल कट किया है, अब मैं उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। फिर वो यहाँ पे नर्स से बात कर लेती है कि मैं सर्जरी के लिए रेडी हूँ। फिर यून हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब घर आती है तो उसे जियांग का मैसेज आता है कि वो आज रात ओवर टाइम कर रहा है, तो वो सुबह आएगा। और साथ ही साथ यून को उसकी फ्रेंड का भी मैसेज आता है कि उसने उसके फेक डैड प्लान का पूरा इंतजाम कर दिए एंड ये प्लान 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। यून फिर जियांग का दिया हुआ ब्रेसलेट देखकर रो रही होती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ जियांग घर पे आता है तो वो यून को बता रहा होता है कि वाइफ देखो ये आइलैंड मैंने सोच लिया हूँ कि ये हमारे बच्चे के लिए गिफ्ट होगा। मैंने इस आइलैंड को सिर्फ हमारे बेबी के लिए खरीदा हूँ और मैंने सोच लिया हूँ कि हम बहुत ही बड़ी ग्रैंड पार्टी रखेंगे और बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे। यून तो उसे देख भी नहीं रही होती है और वो बस रो रही होती है। तो फिर जियांग कहता है कि वाइफ क्या हुआ है, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? वो उसके आंसू देखकर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो वो कहती है कि पता नहीं, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो इस वजह से मुझे कभी कभी रोने का मन करता है। फिर यून कहने लगती है कि आज हमारी क्लास रियूनियन पार्टी है रात को, तो फिर एक काम करते हैं, मैं चली जाऊँगी और तुम अपना काम में बिजी रहो। तो कहता है कि नहीं वाइफ, मैं अभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यून मन में सोच रही होती है कि वैसे भी वो 2 दिन बाद उसे छोड़कर ही चली जाएगी, तो सोचती है कि चलो चली जाती हूँ इसके साथ, ये मेरी तरफ से इसे फेयरवेल समझ ले। फिर हम देखते हैं कि क्लास रियूनियन पार्टी में जब यहाँ पर जियांग आया होता है तो ये पार्टी वो अपनी तरफ से ही रखता है और साथ ही साथ सभी लोगों को महंगी ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहा होता है। तो जो यून के सारी क्लासमेट है वो बहुत ही खुश होकर उसकी तारीफ कर रही होती है कि यून तुम्हारा हस्बैंड तो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो तुम्हें कितना लाइक करता है। फिर इतने में इस पार्टी में चिंग भी आई होती है और कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे आखिर इन्वाइट क्यों नहीं किया, क्या तुम लोग भूल गए कि मैं भी सेम क्लास में हूँ? वो भी आके बैठ जाती है और कहने लगती है कि वैसे ये जो ज्वेलरी है ना, ये मेरी कंपनी के ब्रांड की है, क्या तुम लोग को पता ही नहीं? तो फिर सब बातें कर रहे होते हैं कि इसकी फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई थी ना। तो यहाँ पर चिंग उन लोग को बता रही होती है कि हाँ मेरी फैमिली कुछ प्रॉब्लम में पड़ गए थे, लेकिन फिर मैं अपने हस्बैंड से मिली और उसने मेरे लिए कई कंपनी स्टार्ट किया, तभी तो आज मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी है और मैं बहुत ही अमीर भी हो चुकी हूँ। और मेरा हस्बैंड मेरी कंपनी के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत से काम करता है, ऐसा वो यहाँ पर जियांग को देख कर ही बोलती होती है। तभी यून याद करती है कि जियांग जब भी हमेशा उसके साथ होता था तो वो कंपनी का ही काम का बोल कर जाया करता था, कंपनी के काम में वो कितना ज़्यादा बिजी रहता है। तो अब इससे बहुत बुरा लग रहा होता है कि यानी वो इसके लिए इतना मेहनत कर रहा था। फिर यून ये सोचते ही वापस से अपसेट हो जाती है। तो फिर जियांग उसे कहता है कि वाइफ तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूँ? तभी यहाँ पर चिंग कहने लगती है कि तुम हमेशा ऐसे मरी मुरी क्यों बिहेव करते रहती हो, बिल्कुल भी तुम में कोई क्वालिटी ही नहीं है। अभी यहाँ पर ये सुनते के साथ ही जियांग को गुस्सा आ जाती है और वो सीधा चिंग को थप्पड़ लगाता है और से चिल्लाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से। तो फिर चिंग गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर यून को यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो जियांग से कहती है कि मैं भी वॉशरूम से आती हूँ। फिर जब वो यहाँ वॉशरूम में होती है तभी यहाँ पर चिंग उससे मिलने पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने मुझे सभी के सामने तुम्हारे लिए मारा, तो क्या तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो? बिल्कुल नहीं, हमारा तो बेबी भी है। सोचो मैं अब भी उससे मैसेज करूँगी कि हमारे बच्चे को बुखार हो गया, तो वो देखना कैसे मेरे पास ही आएगा, बस अब तुम वेट करके देखती जाओ। ऐसा वो इसे चैलेंज देकर चली जाती है। फिर इसके बाद यून वापस से जब यहाँ जियांग के पास आती है तो जियांग कहता है कि क्या भी तुम ठीक हो? तो यून हाँ बोलती है। तो फिर जियांग बताने लगता है कि मैं भी कंपनी जा रहा हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। तो यून उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, हम लोग साथ घर चलते। तो जियांग कहता है कि नहीं मेरा भी जाना ज़रूरी है और वो चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग तो यहाँ से अपनी मिस्ट्रेस चिंग से मिलने जाता है। वो उसे मेडिसिन लगाते हुए सॉरी कहता है कि उसे सबके सामने उसे ऐसे मारना नहीं चाहिए था। वो उसे बदले में जो गिफ्ट चाहिए वो मांगने बोलता है। तो फिर चिंग कहने लगती है कि हमारे बच्चों का पहला बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना तुम उसमें उन्हें आइलैंड गिफ्ट करो। इसके लिए जियांग मना करने लगता है कि वो ऑलरेडी मैंने ये उनको देने के लिए प्रॉमिस कर लियो, इसलिए मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर ये मनाने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे दे दो, उसे कुछ और दे देना। तो फिर इसके इतना मनाने पर जियांग मान जाता है कि ठीक है मैं उससे बात कर लूँगा और ये तुम्हें दे दूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि चिंग ये सारी रिकॉर्डिंग यून को सुना रही होती है और यून ये सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उससे अब अपनी वैल्यू पता लग जाती है कि उसके आगे वो बिल्कुल भी उसे प्रेफर नहीं करने वाला है। फिर वो यहाँ पर सोच रही होती है कि अब कल लास्ट है, उसके बाद मेरा प्लान शुरू हो जाएगा।
फिर यून यहाँ से टेम्पल में प्रेयर करने जाती है। तभी वो वहाँ पर के प्रीस्ट से मिलती है, जो उसे बताने लगता है कि 2 साल पहले जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थी तो उसका हस्बैंड जियांग यहाँ पर आया हुआ था उसके लिए प्रेयर करने के लिए, और उसने उसके लिए कितनी सारी प्रेयर की फॉर्मेलिटीज़ पूरी किया था जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और फिर उसने इस टेम्पल में अपना बहुत ज़्यादा डोनेशन भी दिया था। ये सब जानने के बाद सोच रही होती है कि उसने उसे बिट्रे भी किया है और साथ ही साथ उसने उसके लिए इतना कुछ भी किया है। तो फिर आखिर दोनों में से वो कौन सा रियल वाला है। यहाँ पर वो प्रिस्ट उसे वही तालिस्मान देने लगता है जो कि जियांग ने छोड़ कर गया था, और प्रिस्ट से बोला था कि उसके ऊपर वो लोग और प्रेयर करते जाए। यून फिर ले लेती है और तभी प्रिस्ट उसे बताता है कि वैसे उसने 3 और दिया है अपने 3 खास लोगों के लिए बनवाने को। तो यून को फिर अब पता लग जाता है कि उसने सिर्फ उसके लिए प्रेयर नहीं किया है बल्कि चिंग और उसके दोनों बच्चों के लिए भी किया है। तो यहाँ पर यून शॉक हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि यानी वो यहाँ पर मेरे लिए प्रेयर करने के लिए नहीं आया था बल्कि अपनी बच्चों की सेफ्टी के लिए आया था। फिर रात में जब जियांग घर पे आता है और वो बेड पे लेटता है तो यून से बातें करने लगता है। तभी यून उससे बताती है कि कल की मैंने प्लान की थी कि ट्रियो अब्रॉड जाने की, मैं कल अब्रॉड जाना चाहती हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो फिर वो मना करने लगता है कि नहीं, अभी तुम प्रेग्नेंट हो तो 15 घंटे की फ़्लाइट से तुम अकेले नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यून उसे मनाने लग जाती है कि मैं अकेले जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ सरप्राइजेस भी लेने हैं। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून यहाँ रूम से बाहर निकलती है तो जियांग उसे बताने लगता है कि वाइफ देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया हूँ, तुम अपना खाओ, मैं अपना फिर कंपनी के लिए जा रहा हूँ, मुझे अभी ज़रूरी काम है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। यून उसके जाने के बाद फिर उसका दिया हुआ ये ब्रेकफास्ट डस्टबिन में फेंक देती है। यून फिर यहाँ सोच रही होती है कि उसे जाने से पहले कुछ ज़रूरी काम करने हैं। वो सबसे पहले यहाँ पर वार्डरोब देख रही होती है कि ये सारे ड्रेस मैंने उसे खुद अपनी पसंद से चूज़ करके दी थी। तो वो सारे कपड़ों को कैंची से कट कर देती है और उन्हें फाड़ देती है। फिर जो जियांग ने उसे बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट किया था जो उसने बहुत ही अच्छे से रखी थी वो यहाँ पर मेड को दे देती है और कहती है कि ये सब मेरी तरफ से ऐसे ही ले लो। तो मेड कहने लगती है कि कितने एक्सपेंसिव है, हम ऐसे नहीं ले सकते। तो यून कह देती है कि मुझे भी इनकी ज़रूरत नहीं है, या तो फिर इन्हें फेंक दो। ऐसा बोलकर फिर वो आ जाती है और यहाँ पर अपना और जियांग का फ़ोटो एल्बम देखने लगती है और कहती है कि अब उसकी लाइफ में इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे यहाँ आग में फेंक देती जलाने के लिए, ये सोचकर कि वो उसके साथ अपनी सारे पास्ट मेमोरीज को ख़त्म करना चाहती है। अभी इतने में जियांग यहाँ पर आ जाता है और वो जल्दी से आग में से उस फोटो एल्बम को निकाल लेता है और कहता है कि वाइफ तुम ये क्या कर रही हो। तो यून कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस लगा कि ये फ़ोटोज़ कोई ख़ास नहीं है, हम दूसरी फ़ोटोज़ खिंचवा लेंगे, इसलिए मैं नहीं चला रही थी। और तुम तो कितने सिली हो, हम दूसरी फ़ोटोज़ ले लेते ना। जियांग कहता है कि ऐसी बात है। फिर वो उसे बताता है कि वापस से उसे ज़रूरी काम है तो अभी वो जा रहा है। यहाँ पर यून को फिर वापस से चिंग का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ लग्जरी होटल में आने वाला है, तो चलो तुम भी वहाँ पे टाइम पर पहुँच जाना क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज़ है। फिर यून होटल के बाहर पहुँच जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर जियांग और उसके मॉम डैड चिंग के साथ उन दोनों के बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इन लोगों ने बहुत से रिलेटिव्स को भी बुलाए होते हैं। जिसे देखने के बाद उनको शौक लगता है कि यानी ये बात सभी को पता थी और मुझे ही नहीं पता थी। जियांग की मॉम चिंग को थैंक्स बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली बन पाई और मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जियांग को भी समझाने लगती है कि तुम्हें चिंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा और इसे अच्छे से ट्रीट करना होगा, कभी इसे मिसट्रीट मत करना। जियांग कहता है कि मॉम बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको पता है मैं यून को जो भी ज्वेलरीज और कपड़े दिलाता हूँ उसके डबल ज्वेलरी और कपड़े मैं हमेशा चिंग के लिए खरीदता हूँ। और फिर ये सभी लोग हैप्पीली बातें करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अंदर चले जाते हैं। यून तो बहुत ज़्यादा शौक में होती है और सोचती है कि मैंने पहले सोची थी कि मैं ये सब शांति से सह लूँगी। इतने में जियांग के पास उसकी कज़िन सिस्टर आई होती है और वो कहने लगती है कि कज़िन तुम्हें लगता है कि तुम ये सही कर रहे हो, यून को इस बारे में बिल्कुल पता भी नहीं है और तुम उसके पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। तो जियांग कहता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं यून से प्यार करता हूँ, लेकिन चिंग और हमारा बच्चा है तो फिर मैं उसे कैसे मना कर सकता था, इसलिए ही मैं उसका भी ठीक से ख्याल रखने वाला हूँ और मैं यून को इस बारे में बिल्कुल भी पता लगने दूंगा ही नहीं। इसकी कज़न सिस्टर कहती है कि अगर सिस्टर इन लॉ को पता लग गया तो फिर। जियांग कहता है कि जैसे मैंने 2 साल से उसे सब कुछ छुपा लिया हूँ वैसे मैं अभी भी छुपा लूँगा और तुम फिक्र मत करो, मैं यून को अच्छे से कंपेंसेट करने वाला हूँ, उसे बिल्कुल भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तो इसकी सिस्टर इसे समझाती है कि प्यार में कोई कंपेंसेशन नाम की चीज़ नहीं होती है और वैसे भी अंकल अभी वापस आ रहे हैं और ये तुम और मैं सबको ये अच्छे से जानता है
कि अंकल को ये सारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता लग गया ना कि तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो तो फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसलिए अपनी इस मिस्ट्रेस को ना छुपा के रखना, नहीं तो फिर एक्सपोज हो जाओगे। तो जियांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर यून यहाँ बाहर आकर इस बर्थडे पार्टी वाले बोट को देख रही होती है और वो जियांग को देखकर सोचने लग जाती है कि उसने सच में उस पर बिलीव कर ली थी कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही थी। लेकिन अब उसे सब पता लग गया है कि ये सब फेक था। फिर इतने में वो यहाँ बेहोश हो जाती है और यहाँ पर जियांग का अंकल आया होता है जो कि यून को यहाँ से लेकर जाता है। फिर इसके बाद जब यून को होश आता है तो वो जियांग के अंकल को देखते के साथ ही पहचानती है। जियांग का अंकल शैन यहाँ पर उसे बताने लगता है कि तुम उठ गई, देखो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारा भी मिस कैरेज हुआ है, इस वजह से ही अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेस लोगी तो फिर ऐसे बीमार पड़ जाओगी। यहाँ पर शैन यून से पूछने लगता है कि पक्का जियांग को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा ना कि तुम्हारा मिस कैरेज हुआ है, नहीं तो वो थोड़ी ना तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ता, वो तुम्हारे लिए इतना पागल है तो वो तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ ही नहीं सकता है। फिर यून कहने लगती है कि प्लीज़ आप इस बारे में जियांग को मत बताना, नहीं तो वो टेंशन लेगा। शैन इसके लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस से घर आया होता है और वो यून से पूछ रहा होता है कि वो लंच में क्या खाएगी, आज वो स्पेशली उसके लिए लंच कुक करेगा। यून कहती है कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सोची हूँ कि हम लंच टाइम में हमारे पुराने विला चलेंगे, मुझे वहाँ पर चल के थोड़ा घूमना है, मैं काफ़ी दिनों से गई नहीं हूँ ना। तो फिर जियांग मान जाता है कि ठीक है। यून यहाँ पर सोच रही होती है कि वो लास्ट टाइम वहाँ पर जाना चाहती है क्योंकि वहीं से उन लोगों की सारी यादें जुड़ी है। उस विला को जियांग ने उसके लिए बनाया था और साथ ही साथ वहीं पर उसने उसे पहली बार प्रपोज किया था और उन लोगों की लव स्टोरी की स्टार्टिंग सब वहीं से हुई थी। तो इसलिए वो लास्ट बारी एक फाइनल फेयरवेल के तौर पे वहाँ पर जाना चाहती है। अभी यहाँ पर जियांग साइड में जाकर तुरंत ही जिंग को कॉल कर रहा होता है और उसे बताने लगता है कि वो 1 घंटे के अंदर वहाँ से निकल जाए और अपने बच्चों को भी साथ ले ले और वहाँ पर रहने का कोई भी नामो निशान ना छोड़े क्योंकि वहाँ पर यून थोड़ा देर के लिए जाने वाली है। और वो ये सारी चीज़ें उसे जल्दी करने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर यून तो बस इसे देख रही होती है। फिर इसके बाद यून अपने पुराने वाले विला में जाती है जहाँ पर वो अपनी पुरानी चीज़ों को देखते हुए सारी पुरानी चीज़ें याद कर रही होती है। तभी यहाँ पर यून को फिर बेसमेंट में से आवाज़ आती है कि जियांग यहाँ पर जिंग से बातें कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम यहाँ से गई क्यों नहीं, मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था ना। तो फिर वो कहती है कि ऐसे तो और एक्साइटिंग है ना। वो दोनों फिर किस कर रहे होते हैं और उन लोग की आवाज़ सुनकर यून को फिर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो अब सोच लेती है कि पहले तो मैंने सोची थी कि मैं ऐसे चली जाऊँगी, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुमसे रिवेंज लूँगी। जो 2 सालों से तुमने मुझसे झूठ बोल के रखा है उसका, और जो तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया उसके लिए। तुमने मुझसे प्यार किया लेकिन उसके बाद मुझे इस तरीके से तोड़ दिया है कि मैं अब ज़िंदगी भर खुद को हील नहीं कर पाऊँगी। फिर इसके बाद यून जब यहाँ इस घर से बाहर निकलती है तो वो जियांग भी बाहर आ जाता है। यून उससे ब्रेसलेट दिखाने लगती है और कहती है कि देखो जो तुमने मुझे ब्रेसलेट दिया था उसका रंग कैसे जा रहा है, तो तुम बोलो जैसे ही इसका रंग उड़ता जा रहा है वैसे तुम्हारा प्यार भी एक दिन मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जियांग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि मैं तो तुमसे हमेशा ही बहुत ही प्यार करूँगा, ऐसा वो हक करके उसे कह रहा होता है। यून उससे कहने लग जाती है कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और फिर हमारा बेबी भी होगा। यून कहती है कि हाँ हम हमेशा साथ में रहेंगे और नेक्स्ट ईयर जो हमारी एनिवर्सरी होगी वो हम अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो जियांग कहता है कि ऑफ कोर्स, और मैं बहुत ही बड़ी ग्रैंड पार्टी रखूँगा हमारे बच्चे के लिए। तभी यून यहाँ पर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, लेकिन तुम्हें ये 2 दिन बाद ही खोलना है, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन, ये मेरा तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। तो फिर जियांग प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं इसे 2 दिन बाद ही खोलूँगा। फिर यून यहाँ पर सोच रही होती है कि अब वो अब्रॉड जाने का बहाना करके अपनी मरने की न्यूज़ उसे सुना देगी, जिसके बाद फिर जब वो ये खोल कर देखेगा तो उसे इसके अंदर हमारे बच्चे के मरने की न्यूज़ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ वो स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल जाएंगे जो मुझे चिंग ने मैसेज करी थी, और इसकी और उसकी सारी फ़ोटो और वीडियोस भी। और फिर इसका दिल टूट जाएगा कि इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। इसके बाद फिर इसे गिल्ट फील होगा कि इसकी वजह से इसका बच्चा भी मर गया और वाइफ भी। वो बस यही सोच रही होती है कि मुझे तुमसे ऐसे ही बदला लेना है, मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन टॉर्चर वाली ज़िंदगी जियो। फिर यहाँ पर जियांग कहता है कि वाइफ मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ, तो यूनिस के लिए मना करती है कि नहीं मैं अपना चली जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम काम में कितने ज़्यादा बिजी रहते हो और क्या पता अभी तुम्हें कोई कॉल करेगा और फिर जल्दी से काम के लिए बुला लेगा। फिर इतने में यहाँ पर जियांग को चिंग का मैसेज आ रहा होता है और वो इसे अपना फ़ोटो भी सेंड करती है। तो फिर यहाँ पर जियांग कहता है कि वाइफ तुम जाओ, फिर मुझे अभी थोड़ा ज़रूरी काम है तो मुझे अब जाना ही पड़ेगा। वो उसे बाय बोलकर चला जाता है और फिर यहाँ पर सोच रही होती है
कि आखिर ये मेरी लास्ट जर्नी है जिसे मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगी। और फिर वो मनी मन उसे गुड बाय बोल देती है और चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर चिंग के साथ रोमांस करने में लगा होता है। तभी इतने में उसके असिस्टेंट की उसे बार बार कॉल आ रही होती है। पहले तो वो ध्यान नहीं देता, पर फिर कॉल उठा ही लेता है और पूछता है कि कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम परेशान कर रहे हो। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस, बैड न्यूज़ है, आपकी वाइफ जिस प्लेन से जा रही थी वो क्रैश हो गई है। ये सुनते के साथ ही जियांग को तो शॉक लग जाता है और वो तुरंत ही यहाँ पर इस चिंग को अपने से दूर करता है और यहाँ से कार में बैठकर जाने के लिए निकलता है और सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो यून का दिया हुआ ये गिफ्ट खोलने वाला होता है, पर सोचता है कि उसने उसे 2 दिन बाद खोलने बोली थी। ये अपने आप को कोसने लग जाता है कि सारी मेरी गलती है। आखिर मैं तो यून से प्यार करता हूँ ना, तो मुझे उसके साथ किसी को भेजना चाहिए था। मैं ऐसे कैसे उसे अकेला भेज सकता हूँ। मैंने चीन और उसके बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यून की फीलिंग्स की भी केयर नहीं किया। सब मेरी गलती है। पर फिर अपने आप को समझाता है कि नहीं, यून ने मुझसे बोली थी कि वो 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करेगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कुछ हो। वो पक्का वापस आएगी। और फिर इसके बाद वो यहाँ पर ग्रैंड वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी की बहुत ही बड़ी तैयारी रखता है, जिसके बाद यहाँ पर फिर उसे वापस से बैड न्यूज़ सुनने मिलती है कि उसकी वाइफ सच में मर चुकी है, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ था और प्लेन पानी में गिर गई थी, तो कोई भी बचा ही नहीं है। जियांग फिर शॉक में हो जाता है और यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मेड उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि इस एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी करने के लिए वो ठीक से सोया भी नहीं है और अब उसे आज के दिन बैड न्यूज़ सुनने मिल रही है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। आज का डे तो उनका वाइफ का फ्यूनरल डे बन गया। फिर यहाँ पर जियांग यून से बातें कर रहा होता है उसकी फ़ोटो देखकर और उसे कह रहा होता है कि वाइफ, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर वो यहाँ जहर खाने की मरने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम पर उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर जब उसे होश आया होता है तो उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर आए होते हैं और उसकी मॉम यहाँ पर उसके लिए रो रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या अपने पेरेंट्स की भी बिल्कुल पड़ी नहीं है जो तुम मरने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर जियांग कहने लगता है कि अब यून नहीं है, इसलिए मैं भी उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर फिर शेन कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो। 3 साल पहले भी तुमने उस यून से शादी करने के लिए पूरी फैमिली के खिलाफ चले गए थे और अभी भी तुम्हें अपनी फैमिली की पड़ी नहीं है जो मरने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उस यून में ऐसा क्या है जो तुम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। यहाँ पर फिर जियांग कहने लगता है कि अंकल, मेरे कार में एक फोल्डर रखा हुआ है, क्या आप मेरे लिए उसे ला कर देंगे। वो यून ने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दी थी और उसने मुझे बोली थी कि मुझे आज खोलना होगा, तो प्लीज़ आप मेरे लिए ला कर दे दो। तो शेन मान जाता है और इसके बाद जब वो फोल्डर लेकर वापस आ रहा होता है तो वो वॉर्ड के बाहर से ही खड़े होकर सुनने लग जाता है कि यहाँ पर चिन शेन को मना रही होती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद फिर मेरे और बच्चों का क्या होगा। तभी यहाँ से बाहर ये सब देखते हुए शेन सोच रहा होता है कि जियांग और यून के तो कोई बच्चे ही नहीं थे और इस चिन के बच्चे भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग यून को चीट कर रहा था और असल में तो वो इसके साथ अफेयर चला रहा है। जियांग जैसे शेन को देखता है तो वो चिन को दूर करता है कि मेरे अंकल आ रहे हैं। फिर यहाँ पर शेन उसे वो फोल्डर दे देता है और यहाँ पर चिन अपनी एक्टिंग में लग जाती है और कहने लगती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम कितना ही उनसे प्यार करते थे, लेकिन आखिर अब वो तुम्हारी लाइफ से सच में जा चुकी है, तब उसे भूल जाओ और तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो और मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हारी केयर करूँगी, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। अब यहाँ पर जियांग देख रहा होता है जो यून ने उस फोल्डर में उसके लिए सारे एविडेंस देकर गई होती है, जिसमें इस चिन के भेजे हुए सारे मैसेज के स्क्रीनशॉट होते हैं और साथ ही में इन दोनों की फ़ोटोज़ भी। और फिर ये सब देखकर जियांग तो शॉक रह जाता है कि इसने ऑलरेडी यून को अपने और इसके रिलेशन के बारे में सब कुछ बता के रखी थी और उसे उल्टा ये सब धमकी भी दी थी। वो बहुत ही गुस्से में फिर यहाँ पर चिन का गला दबाने लग जाता है और उसे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि यून को हमारे रिलेशन के बारे में पता नहीं लगना चाहिए और ना ही बच्चों के बारे में। मैंने तुम्हें बोला था कि इसके बदले में मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा, फिर भी आखिर तुमने यून को ये सब क्यों बताई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ऐसा बोलते हुए उसका गला दबाया जा रहा होता है। तभी जल्दी से जियांग की मॉम उसे दूर करती है और चिल्लाती है कि ये तुम क्या हरकत कर रहे हो। चिन कह रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। तो फिर वो उसे सारे ये स्क्रीनशॉट दिखाता है और कहता है कि बोलो अब तुम इसका क्या बोलोगी, ये सब क्या है। आखिर तुमने ये सब उसे इसलिए भेजी ना ताकि हमारा रिलेशन तुम उसे एक्सपोज करके उससे मुझसे डिवोर्स करवा सको, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो चीन गुस्से में कहने लग जाती है कि सच में कितनी बेकार है वो, एक तो मर गई लेकिन मरने से पहले तुम्हें ये सारे एविडेंस देकर गई है। तो जियांग गुस्से में वापस से चेन का गला दबाने लगता है। तो फिर वापस से वो लोग उसे छुड़ाते हैं और चैन चिल्ला रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे मारना चाहते हो। चीनी से चिल्लाने लगती है कि तुम कितने बेकार इंसान हो, मैं 2 साल से तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें बच्चे भी दिए और तुम मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। हाँ, मैंने उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दी, लेकिन आखिर
मैं भी तो तुम्हें सच में लाइक करती हूँ ना, तो मैंने क्या गलत की? और वैसे भी सारी गलती तुम मुझ पे नहीं डाल सकते हो। तुम अपना सोचो कि अगर तुमने खुद को कंट्रोल किया होता और मेरे साथ अफेयर ना चलाया होता तो मेरे पास कभी मौका होता ही नहीं तुम्हारी वाइफ को ये सब बताने का। तो इसमें गलती तुम्हारी है, तो यानी इसमें गलती सब तुम्हारी है। तुमने खुद अपनी वाइफ को मारे हो। तब यहाँ पर जियांग को फिर बहुत ही रिग्रेट हो रहा होता है और वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है कि यून फिर अचानक से कितनी ज़्यादा अपसेट थी। उसने उसे कॉल करके बुलाई भी थी और फिर वो जो इतनी परेशान रह रही थी, ये सब वो चीज़ें याद करता है और सोचता है कि मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो मुझसे झूठ कह रही है। इसे शक हो जाता है कि पक्का फिर वो प्लान करके ये झूठा मरने का नाटक कर होगी। उससे कुछ नहीं हो सकता है। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि तुरंत ही यून को ढूंढो और यून के सारे फ़ोन कॉन्टैक्ट भी पता करो ताकि फिर पता चल सके कि वो कहाँ कहाँ गई थी और अभी रिसेंटली किससे मिली थी। और साथ ही साथ वो अपने असिस्टेंट को ये भी कह देता है कि चीन के जितने भी अकाउंट्स हैं उसे फ्रीज कर दो और इसे मैंने जितनी भी सारी गिफ्ट्स, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी जो जो दी हूँ वो सब इससे वापस ले लो और इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही उसके ऑर्डर पे इस चिन को पकड़ के यहाँ से बाहर लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग घर पे काफ़ी परेशान बैठा होता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, हमें पता लग गया है, असल में मिस यून ने 2 बार ही अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात करी है और उनके अलावा किसी और से नहीं। और वो उनसे मिलने भी गई थी और उनकी फ्रेंड के मीडिया में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर फिर जियांग सब समझ जाता है कि यानी यून ने अपनी फ्रेंड के साथ ही मिलकर ये सारा झूठा प्लान का नाटक बनाई है। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को उस फ्रेंड के ऊपर सारी नज़र रखने के लिए बोलता है ताकि उसकी मदद से वो लोग यून को ढूंढ सकेंगे। दूसरी ओर हम यहाँ शेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहा होता है जो कि एक स्टार्टअप कंपनी का प्रोजेक्ट है। लेकिन उसे प्रोजेक्ट इतना पसंद आता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होता है। यहाँ पर यून की फ्रेंड उसके पास गुड न्यूज़ लेकर आती है कि उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला एक अच्छा स्पॉन्सर मिल गया है जो कि अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो यून ये गुड न्यूज़ सुनकर खुश होती है। यून की फ्रेंड उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारा प्रोडक्ट है इतना अच्छा कि जब पहला बैच ऑनलाइन आया था तो सारे लोगों ने तुरंत ही खरीद लिए थे और वो लोग तो वेट कर रहे थे कि कब आखिर तुम्हारे प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिर और लोग खरीदेंगे। और फाइनली तुम्हारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री भी काम आ गई। सोचो अगर तुमने ग्रेजुएशन के बाद शादी ना करी होती तो फिर अब तक तो तुम तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से बिलियनर बन चुकी होती। और फिर यून की फ्रेंड कहती कि सॉरी, फिर से मैंने उस जियांग का नाम ले ली। तो यून कहती कि कोई बात नहीं, वैसे अब देखो हम यहाँ पर अब्रॉड आ गए तो क्या हुआ, मैं अब काम करने के लिए खुद अपना बाहर नहीं जा सकती हूँ तो तुम मेरी जगह रिप्रेजेंट कर उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाओगी। और फिर यून की फ्रेंड शेन की कंपनी पहुंच जाती है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। शेन तो यहाँ पर इसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो उस यून की फ्रेंड है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर शेन को पता लग जाता है कि यानी ये प्रोजेक्ट किसी और का नहीं बल्कि यून का है। फिर वो इसके साथ ये प्रोजेक्ट डील साइन कर लेता है और अपने असिस्टेंट को कह देता है कि वो उसके ज़रिए यून को ढूंढे क्योंकि यून का फिर उन लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन अपने असिस्टेंट को उस लड़की के बारे में भी पूछ रहा होता है कि वो मिली कि नहीं। असल में 10 साल पहले जब वो छोटा था तो वो खो गया था और वहाँ विलेज वाली एक लड़की ने उसकी हेल्प की थी जिसे वो रिपे करना चाहता है और आज तक वो उसे ढूंढ नहीं पाया है। पर वो अपने असिस्टेंट को उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यून की फ्रेंड उसे अच्छे से तैयार करवा कर एक क्लब में घूमने के लिए लेकर गई होती है ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा हो सके। यहाँ पर दोनों ही फिर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यून की फ्रेंड को कोई हैंडसम लड़का दिख जाता है तो वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। यून जब यहाँ अकेले बैठी होती है तभी इसके पास शेन भी आया होता है और वो भी अपना ड्रिंक ऑर्डर कर रहा होता है। तभी उनको लगता है कि उसकी फ्रेंड आई है तो फिर वो उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गई। तभी वो देखकर शॉक हो जाती है कि ये तो जियांग अंकल है। वो जल्दी से अपना मुँह छुपा रही होती है पर वो भी उसे देख लेता है और कहता है कि यानी फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यून अपना मुँह छुपाकर जाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर यहाँ पर शेन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैं उस जियांग जैसा फूल नहीं हूँ जो इतनी इजीली फूल बन जाऊँगा और तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगा। यून उससे पूछती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो तो फिर शेन मना करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ कंट्री वापस चलो और जियांग से मिलो। यून कहती है कि मेरी मर्जी है, मैं कहाँ पर भी जाऊँ, आप मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो फिर शैन उसे बताता है कि जियांग उसके जाने के बाद कितना ज़्यादा पागल हो रहा है और उसके लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है पर उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा है। इसलिए वो कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो और उससे बात कर लो और इस मैटर को सॉल्व करो। यून कहती है कि मुझे उससे बिल्कुल नहीं मिलना है क्योंकि अब वो और मैं स्ट्रेंजर है। तो फिर ये समझाता है कि आखिर ऐसे भाग कर तुम्हें क्या मिलेगा, उसने तुम्हें चीट किया, इसमें उसकी गलती है तो तुम उससे डिवोर्स ले सकती हो। तो यून से समझाती है कि तुम उससे जानते नहीं हो, वो इतनी इजीली डिवोर्स के लिए नहीं मानने वाला है और अगर उसे पता लग गया ना
तो फिर वो और भी पागल वाली हरकतें करेगा। इसलिए अगर तुम उसका अच्छा चाहते हो तो उसे बिल्कुल मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। शहर से चिल्लाता है कि आखिर ऐसे छुप कर तुम्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसे कोई भी मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है। तो यून कहती है कि हाँ मुझे पता है कि कोई और मेरी जगह होता तो वो ऐसे चुपचाप छुप कर ऐसे नहीं आता। मेरा ऐसा करने का बस यही रीज़न है कि मैं उससे रिवेंज लेना चाहती हूँ, उसे टॉर्चर करके, ताकि मैं उसे कोई चांस भी ना दे सकूं कि वो मुझे मना सके। शेन कहता है कि मुझे ये तुम्हारा रीज़न बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यून कहती है कि ठीक है, तुम्हें मुझे साथ लेके चलना है ना, तो अब तुम मेरी लाश को लेकर जाओगे। ऐसा बोलकर वो सीधा यहाँ से भाग कर अपना यहाँ पर सर लड़ाने की कोशिश करती है ताकि वो मर सके, पर जल्दी से शेन उसे टाइम पर बचा लेता है और इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है। तो यून मौका देकर यहाँ से भाग लेती है। फिर यून यहाँ से घर जाने के बाद तुरंत ही अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, उस जियांग के अंकल ने हम दोनों को ढूंढ लिया है और वो यहाँ पर मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे वापस से कंट्री लेके चलेगा और उस जियांग से मिलवाएगा। फिर दोनों जन तुरंत ही लगेज पैक करके यहाँ से बाहर निकल आते हैं, पर तभी यहाँ पर शेन के सारे गार्ड्स पहुँच जाते हैं और यून को अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं। और फिर शेन यहाँ अपनी कार से बाहर निकलता है। यून उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर शेन उसे ऑफर दे रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करने आऊँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने ही रहो और अगर तुम इसके लिए मानती हो तो फिर मैं अपनी सारी टेक्नोलॉजी तुम्हें यूज़ करने दूंगा और तुम आराम से अपना प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाओगी। तो फिर यहाँ पर यून की फ्रेंड कहने लगती है कि अपनी फालतू टेक्नोलॉजी को अपने पास ही रखो, हमें कोई नहीं पड़ी। शेन यहाँ पर यून को इस बारे में बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करवा चुका हूँ और मुझे सब पता लग गया है कि तुम्हें टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम करना है तो फिर मुझसे ज़्यादा अच्छा ऑफ़र तुम्हें कोई और दे ही नहीं सकता। यून कहती है कि देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझे अपने पास रखकर बस मुझे मनाना चाहते हो ताकि मैं वापस से उस जियांग के पास चले जाऊँ, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें रिजेक्ट ही करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सकती हो, तुम्हारे पास पूरा राइट है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें फॉलो करने वाला हूँ, चाहे आजमा के देख लो। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा ऑफ़र दे रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लो। तो फिर यून कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे यून शेन की कंपनी में काम करने जा रही होती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि सब मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं था कि वो मिस्टर शेन असल में तुम्हारे उस हस्बैंड जियांग का अंकल है, नहीं तो मैं ऐसा करती नहीं, सब मेरी गलती की वजह से हो गया और उसने तुम्हें ढूंढ लिया। यून कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब हमें क्या पता था कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी हमें वो इतनी ईजीली मिल जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चिन यहाँ पर जियांग के मॉम डैड को मना रही होती है और उनसे कह रही होती है कि प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करो और जियांग को मना लो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है कि मुझे ये सब यून को नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आखिर अब वो तो नहीं है ना और सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है और आखिर हमारे बच्चे को क्या होगा, जियांग के बिना मेरे बच्चे तो बेसहारा हो जाएंगे ना। तो फिर यहाँ पर जियांग के मॉम डैड कह रहे होते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग जियांग को समझाएंगे। फिर जब जियांग यहाँ पर आता है तो उसके मॉम डैड उसे समझा रहे होते हैं, पर यहाँ पर जियांग तो इस चिन से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है और वो कह देता है कि अब मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ, आप लोग चाहे मुझे कितना भी कुछ कह लो, मैं इस चिन को दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मुझे ऐसी बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि आखिर इसे मैंने पहले क्यों नहीं मार दिया, ये इस लायक ही नहीं है। फिर यहाँ पर जियांग के मॉम डैड हार मान जाते हैं और चिन से कह देते हैं कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे अब। फिर चिन यहाँ से अपसेट होकर जा रही होती है और रास्ते में एक बंदा यहाँ पर क्लीनर की जॉब का फ्लायर बांट रहा होता है और वो चिन को भी देने लगता है। तो चिन से चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हें ऐसे दिखती हूँ जो क्लीनर की जॉब करूँगी, पर फिर वो बाद में इस फ्लायर को उठा लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यून यहाँ कंपनी में अपना काम पर लग जाती है और तभी उसके ऑफिस में शेन यहाँ उसे बात करने आता है। तो यून उसे समझा देती है कि मेरे काम के बीच में तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारा और मेरा कोई ऐसा खास रिश्ता नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो शेन कह रहा होता है कि थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर लो, आखिर मैं भी दुआन फैमिली का मेंबर हूँ। तो यून कहती है कि फिर मैं भी तुम्हें बता दूँ कि दुआन फैमिली से अब मैं नफरत करती हूँ। शेन इसे फिर से समझाने लगता है कि उसे सच में जियांग से बात कर लेनी चाहिए और इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए। तो अब यून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरा पेशेंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और तुमने इतना सब बोल के मुझे परेशान कर दिया, अगर एक वर्ड और बोला ना इस बारे में तो मैं तुम्हारे साथ अपना ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूंगी और यहाँ से चली जाऊँगी। शेन कहता है कि आखिर तुम दोनों के बीच के मैटर का कुछ रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए ना, इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो यून कहती है कि वैसे भी तुम्हारी दुआन फैमिली के लिए तो मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, तो रिजल्ट यहीं पर ही ख़त्म हो चुका है
और अब निकल जाए यहाँ से, मुझे तुमसे कोई और बात नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यून जब यहाँ ऑफिस से वापस अपने घर आती है तो अपनी फ्रेंड को आवाज़ देकर कह रही होती है कि आज हम लोग डिनर क्या करेंगे। तभी इतने में वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि जियांग और शेन दोनों ही उसके घर पे बैठे हुए हैं। जियांग यून को देखते के साथ ही खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो जल्दी से उसे हक करने के लिए आ रहा होता है, पर यून जल्दी से उसे दूर कर देती है और चिल्लाती है कि तुम मुझे टच मत करो। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझसे पूरे 7 महीने 10 दिन दूर रही हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, तो तुम अब मेरे साथ वापस चलो। तो यहाँ पर फिर से ये इसे दूर करती है और शेन से कहती है कि ज़रूर तुमने इसे बताए होंगे ना कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर शेन डर के मारे अपना मुंह बंद रखता है। यून कहती है कि सच में मुझे लगा था कि मेरी इतनी सारी डिफ़िकल्टीज जानकर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा तो तरस आई होगी और तुम मुझे समझ रहे होंगे, पर नहीं, मैंने तुम्हें गलत समझी। तुमने ये जो हरकत कर रहे हो ना, इससे तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो फिर शेन कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि इसमें जियांग की गलती है कि उसने तुम्हें चीट किया, लेकिन तुमने जो कर रही हो वो भी गलत है। तुम्हें ऐसे फेक डेथ का नाटक नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि अब तुम शांत हो गई थी तो मुझे लगा फिर ये सही टाइम है कि अब तुम दोनों को ठीक से शांत होकर बात कर लेनी चाहिए। यून कहती है कि अच्छा शांत, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें ये सिचुएशन देती हूँ कि मान लो तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी वाइफ तुम्हें ऐसी चीट कर रही हो और तुम्हें पता लगे कि 2 साल पहले से वो तुम्हें चीट कर रही है और उसका कोई दूसरे मैन के साथ बच्चा भी है। तो फिर बताओ तुम कैसा फील करोगे ये सब जानने के बाद, जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे ही पीठ पीछे वो दोनों तुम्हारे रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। जियांग कहने लगता है कि यून, मैं जानता हूँ कि सब मेरी गलती है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम अब मेरे साथ वापस चलो। मैं अब तुम्हारे साथ और भी अच्छे से रहूँगा और अपनी गलती सुधारूंगा और तुम्हें जो चाहिए होगा वाइफ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। तो बताओ तुम क्या चाहती हो। यून कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वापस से पुराने वाले क्लीन वाले जियांग बन जाओ। क्या तुम वो बन सकते हो। तो फिर जियांग चुप हो जाता है। यून कहती है कि वैसे तो मैं मरने का बहाना करके तुमसे दूर होना चाहती थी, लेकिन आखिर अब तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है, तो चलो अब मैं तुमसे चीज़ें क्लियर कर ही देती हूँ कि अब हम दोनों के बीच में कोई चांस नहीं है और हम वापस से कभी साथ नहीं हो सकते। और तुम ये थॉट तो दूर ही कर दो कि तुम शेमलेसली मेरे पीछे पड़े रहोगे, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और वापस से तुम्हारे साथ चले जाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जियांग फिर उसे मना रहा होता है कि आखिर हमारे इतने साल का रिलेशनशिप था, उसी के नाते ही तुम मुझे माफ़ कर दो। यून कहती है कि तुम्हें पता है, तुम और जब वो चेन आपस में लगे हुए थे ना, तो मैंने तुम दोनों की प्यार वाली बातें भी सुन ली। सोचो मुझ पे क्या गुजर रही होगी। इसलिए अगर तुम मेरा अच्छा चाहते हो ना, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो और मेरे सामने भी मत आओ, क्योंकि तुम्हें देख कर ही ना मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। और ऐसा बोलकर यून यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो जियांग जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वाइफ, मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए तुम चाहे हो तो अब जो चाहे वो कर सकती हो, और तुम्हें अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे अभी मार दो, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तो यून उसे दूर करते हुए कह देती है कि तुम्हारे जीने मरने से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहीं पे भी जाओ। वो उसे कहने लगती है कि वैसे भी अब तो तुम्हारे पास वाइफ और बच्चे भी है, तो तुम मज़े से उसके साथ अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते, तुम्हारी फैमिली भी तो बड़ी खुश है ना, जाओ तुम आराम से ज़िंदगी भर अब उसके साथ रह सकते हो, मैं तुम लोग के बीच में नहीं आऊँगी। तो फिर जियांग कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी उसके साथ ब्रेकअप कर चुका हूँ और वाइफ तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मान लो, मुझे एक चांस दे दो। यूनू से चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम्हें इंसान वाली लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मैं बोल रही हूँ ना हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर फिर जियांग ये सुनने के बाद रोने लग जाता है और कहता है कि मैं सच में नहीं जी पाऊँगा। फिर वो अपने अंकल से कहता है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। तो फिर शेन भी यहाँ पर यून को बना रहा होता है, कहता है मैं मानता हूँ कि जियांग की गलती है, लेकिन देखो आज तक वो कभी इतना ज़्यादा किसी के भी आगे झुका नहीं है, और अगर वो इतना बोल रहा है ना तो वो सच में तुम्हारे लिए सिंसियर है, इसलिए प्लीज़ इसे एक चांस दे दो। तभी यून यहाँ पर इसे गुस्से में देखती है और फिर उसके पास आती है और फिर अचानक से शेन की गाल पे उसे किस कर लेती है और जियांग से कहती है कि तुम्हें पता है मेरा और तुम्हारा कोई चांस क्यों नहीं बचा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंकल से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। तो जियांग कहता है कि यून प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। तो यून कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, देखो आखिर तुम्हारे अंकल कितने ज़्यादा हैंडसम है और ऊपर से इतने सक्सेसफुल भी, और ख़ास करके तुमसे ज़्यादा क्लीन भी, तो आखिर इसमें स्ट्रेंज कैसे हुआ कि मुझे तुम्हारा अंकल पसंद आ चुका है। और फिर ऐसा बोलते हुए यून यहाँ पर शेन की क्लोज जाती है और उसकी टाई पकड़ के उसे अपने पास खींचती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ है, अगर तुमने इस जियांग को मेरे बारे में ना बताया होते तो वो यहाँ मुझे ढूंढते हुए पहुँचता ही नहीं है,
तो इसलिए अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें मुझे रीपे करना चाहिए मेरी हेल्प करने में। जियांग कह रहा होता है कि यून मुझे पता है कि तुम मुझे ऐसे बेट्रे कर ही नहीं सकते हो और मेरे अंकल तो तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तुम बस ये सब मुझे दिखाने के लिए नाटक करी हो। यून कहती है कि अच्छा। फिर वो वापस उसके सामने शेन को किस करती है, तो यहाँ पर शेन उसे दूर कर देता है। और फिर यून कहती है कि जियांग तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें और प्रूफ करके दिखाऊँ। तो जियांग कहने लगता है कि मुझे बिलीव नहीं है। और यून ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसे किसी और मैन को किस करते हुए देखकर तुम्हें पता है मेरे दिल में कितना ज़्यादा दुख रहा है, मैं कितना अपसेट हो चुका हूँ। तो यूनस के पास आती है और कहती है कि फिर तुम्हें पता है कि मुझे कैसा फील हुआ था जब मुझे पहली बार पता लगा था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। जब मैंने पहली बार तुम्हारी और उस चिन की उस रोमांस वाली वीडियो को देखी थी, जब मुझे पता चला कि मेरी पीठ पीछे तुम क्या क्या कर रहे हो, तो बताओ मुझे कैसा फील हुआ होगा सब देखकर। तब तो तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं हुआ, और अब जब मैं किसी और मैन को किस कर रही हूँ तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम मर रहे हो। तो बताओ मैंने कैसा फील करी होंगी, मुझे तो तुमसे 1000 गुना ज़्यादा पेन फील हुआ था। ऐसा बोलकर वो उसे पुश कर देती है। तब यहाँ पर जियांग तो तुरंत ही नील डाउन करके उससे माफ़ी मांगने लगता है कि ये सब मेरी गलती है। तो ये यहाँ उसके पास बैठी है और कहती है कि अच्छी बात है तुम्हें पता लग गया तुम्हारी गलती है सब कुछ। और फिर ये कहकर वो जा रही होती है। तो शैन भी यहाँ पर उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बीच में इतना सब कुछ हुआ है। यून कहती है कि अपने स्निफी को लो और निकलो यहाँ से। तभी जियांग सोच रहा होता है कि यून मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यून जब यहाँ शैन की कंपनी जाती है तो उसे बिल्कुल ही इग्नोर करी होती है। फिर जब वो अपने घर आती है तो टेबल पर इतनी सारी खाने की डिशेस देखकर खुश होकर अपनी फ्रेंड को आवाज़ देकर कह रही होती है कि आज तुम क्या पार्टी का सोच रही हो। तभी यहाँ पर जियांग खाने की डिशेस सर्व कर रहा होता है और कहता है कि तुम आ गई घर पे। यून उसे देखकर शॉक होती है और फिर यहाँ पर यून पुरानी टाइम याद करने लगती है जब शैन उसके लिए ऐसी कुकिंग किया करता था और उसे सरप्राइज देता था। वो इसे भी याद करके सोचती है कि लेकिन वो पास्ट था और अब प्रेजेंट में वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती है। यहाँ पर जियांग उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी पसंद की खाना बनाया। तो यून फिर इसे फेंक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताई हो कि ये सब मीनिंगलेस काम करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब की अब मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं। जियांग कहता है कि तुमने जो भी कुछ बोली थी मैंने अच्छे सुना था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ और यहीं पर ही तुम्हें मनाने वाला हूँ जब तक तुम मेरे साथ ना चलो। तो फिर कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे रहने की जिद कर रहे हो, तो ठीक है फिर मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर जियांग उसे रोकता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है मुझे अगर तुम छोड़कर जाओगी तो इसका तुम्हारी लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो यून कहती है कि तुम्हारा इसका क्या मतलब है, क्लियरली बोलो। तो फिर वो कहता है कि तुम तो छोड़कर चली जाओगी, लेकिन जो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे मेंटर उनका क्या होगा, तुमने कभी सोची हो। ये सुनते के साथ ही यून इसे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि तुम मुझे उनके नाम पे धमकी दे रहे हो, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। तो फिर जियांग कहता है कि मैं आखिर इस हरकत के अलावा क्या ही कर सकता था, ऐसे तो तुम मेरे पास रुकोगी नहीं, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर यून रात में अपने रूम में होती है और जियांग यहाँ पर उसके लिए एक ग्लास दूध लेकर आता है और कहता है कि तुमने खाना भी नहीं खाई हो तो कम से कम दूध पी लो। तो यून मना करती है और कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो उसके पास आकर उसे मना रहा होता है। यून उसे कहने लगती है कि देखो हम शांति से अलग हो जाते हैं, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तो फिर वो कहता है कि इसके लिए मैं कभी नहीं मानने वाला, और तुम चाहती हो ना कि अभी मैं गेस्ट रूम में रहूँ तो ठीक है, तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ। ऐसा बोलकर वो दूसरे रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे यून यहाँ सो रही होती है, तभी उसे शैन का कॉल आता है और वो कहता है कि आज तुम कंपनी नहीं आई तो तुमने मुझे इस बारे में बताई भी नहीं। यून कहती है कि तुम कौन हो। फिर वो उसका नाम चेक करती है और चिल्लाने लगती है कि आखिर मैं कंपनी में आऊँ नहीं आऊँ, आखिर मैं तुम्हें बताऊंगी, दोबारा मुझे कॉल करके परेशान मत करना। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट कर देती है। और यहाँ पर शैन हंसने लग जाता है कि पहली बार उसकी लाइफ में किसी ने उसे इस तरीके से ट्रीट किया। फिर इसके बाद यून जैसे तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी जियांग उसे कहने लगता है कि पहले खाना खा लो फिर बाहर जाना। तो यून कह रही है कि तुम्हें देखकर ऑलरेडी मेरी भूख मर चुकी है, और ये कहकर वो जाने लगती है। तो भी वो आवाज़ दे रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया हो, उससे तो पी के जाओ। पर वो चली जाती है। तो भी सोच रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और उसे मना के रहूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में गई होती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने उसका मुंह ठीक करने के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करी होती है, और ये सब यहाँ पर यून के पास आके उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है और वो एक को पंच मारकर चिल्ला रहा होता है, यहाँ से सभी को जाने के लिए बोल रहा होता है। तो यून कह देती है कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जियांग कहता है कि यून तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, और हाँ तुम्हें इन्हें निकालने वाले कोई होते नहीं हो क्योंकि इन्हें मैंने पे कर रही हूँ, तो निकलो यहाँ से। जियांग उसे बनाने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ घर चलो, देखो ये जगह सही नहीं है और बहुत ही डर्टी लोग हैं यहाँ पर। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ये लोग डर्टी है तो तुम क्या क्लीन हो।
जियांग कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। तो यून कहती है कि ये तुम खुद अच्छे से जानते हो कि तुम अपने सेल्फिशनेस के लिए बस ये सब कर रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुमने ऑलरेडी किसी को मेरे पीछे लगा के रखा है मुझे फॉलो करने के लिए, तभी तो तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारा कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो अब निकलो यहाँ से, मेरा अच्छा टाइम तुम खराब मत करो। तो वो जियांग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर पता नहीं तुम यहाँ पर क्या करोगी। तो यहाँ पर फिर यून की फ्रेंड चिल्लाने लगती है कि यून चाहे जो करे, आखिर तुम्हारा उसे क्या लेना देना। बिकॉज कम बैग हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मैन चाहे जो कर सकते हो और कितनी भी मिस्ट्रेस रख सकते हो, तो फिर आखिर यून कोई भी मैन रख रही है तो तुम्हें उससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। फिर यून जियांग से कहती है कि सच में तुम तो कितने ज़्यादा शेमलेस हो। देखो, जब मुझे तुम्हारे और चीन के अफेयर के बारे में पता चला था तो मैं कितनी सेंसिबल बिहेव कर रही थी और तुम दोनों को सारी हरकतें करने दे रही थी, तो वैसे ही तुम्हें भी बिहेव करना चाहिए और मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। और वो तो शेन से भी कह देती है कि अंकल आप भी जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है कि जब ये जियांग मुझे नहीं रोक पा रहे तो आप बीच में मुझे यहाँ पे रोक सकेंगे। तभी इतने में यहाँ क्लब में चेन आ जाती है और वो यहाँ पर जियांग को मना रही होती है कि तुम आखिर मुझे और बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, आखिर तुम्हें क्या बच्चों की बिल्कुल नहीं पड़ी है। वो उनकी फ़ोटोज़ दिखा रही होती है, तो भी जियांग नहीं मानता है और इसे चिल्ला कर कहता है कि अभी निकल जाए यहाँ से, और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है। तभी यून यहाँ पर हंसने लग जाती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे इतनी गुस्सा आ रही है और तुम हंस रही हो। यून की फ्रेंड यहाँ पर उसके बदले में जियांग को चिल्लाती है कि तुम कितने ज़्यादा बेकार इंसान हो। एक तो तुम यून की पीठ पीछे चीट कर रहे थे और अब वो तुमसे दूर होना चाहती है तो उसके पीछे पड़ गए हो। देखो, तुम्हारी मिस्ट्रेस भी यहाँ पर तुम्हारा पीछे करते हुए यहाँ तक आ गई। तुम्हें पता है कि पहले तुम पीठ पीछे इसके साथ अफेयर चला रहे थे तो यून कितनी ज़्यादा हर्ट हुई थी, और अब तो तुम सामने सामने यहाँ पर उसके ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो सोचो, अब तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तुमने इतना ज़्यादा उसे हर्ट कर दिया है कि वो अंदर से ही टूट चुकी है। तब यहाँ पर शेन को फिर बुरा लग रहा होता है और वो सोचता है कि क्या मैंने जियांग को यून की लोकेशन के बारे में बताकर गलती कर दिया हूँ। फिर जियांग तो यहाँ पर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर जिन को यहाँ से बाहर निकलवा देता है और यून को फिर से मना रहा होता है। यून कह देती है कि इन सब का अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जैसे सेल्फिश इंसान को मैं कोई भी चांस नहीं देने वाली हूँ और तुम ये डिजर्व करते भी नहीं हो। फिर इतने में यून की फ्रेंड उसे बताती है कि हॉस्पिटल से कॉल आया, उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है और उनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। फिर यून यहाँ अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने आती है और उनसे बातें करती है। जैसे ही वो यहाँ वार्ड से निकलती है तो उसे बाहर शैन और जियांग खड़े हुए मिलते हैं। यहाँ पर शैन उसे सॉरी कह रहा होता है, तो यून कह देती है कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कभी तुम्हें ब्लेम करी नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। तभी शैन यहाँ पर जियांग से इस बारे में डिस्कस करता है कि यून की मॉम ने उसे अभी क्या बोली थी, उसका नाम जू था। तो फिर शैन बताता है कि हाँ, असल में यून का पहला नाम जू ही था पर उसने अपना नाम चेंज कर ली थी। सुनते के साथ ही यहाँ पर इसे तो शौक लगता है। वो याद करता है कि जब वो छोटा था तो जिस छोटी लड़की ने उसकी हेल्प की थी वो भी अपनी मॉम के साथ प्रॉब्लम में थी और उसने उससे भी हेल्प मांगी थी कि वो जाकर पुलिस में उसकी कंप्लेन कर दे और उसके डैड को अरेस्ट करवा दे क्योंकि वो उसकी मॉम को हमेशा मारते थे। इसलिए शेन सब याद कर रहा होता है कि बचपन में वो यून की हेल्प नहीं कर पाया था, तो इस बात का उसे आज भी रिग्रेट था। फिर हम देखते हैं कि यून की मॉम इतनी ज़्यादा बीमार होती है कि उनका आखिरी टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर यून अपनी मॉम के फ्यूनरल पे रो रही होती है। तभी यहाँ से जाते हुए वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो अब्रॉड चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। तभी बीच रास्ते में जियांग अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और वो यून को रोकता है और से लेकर वो सीधा घर आ जाता है और कह देता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वो यहाँ पर उसे फोर्सफुली अपने साथ रखना चाह रहा होता है। यून उसे समझा रही होती है कि वो ऐसी पागलों जैसी हरकतें ना करे, पर ये तो नहीं मानता और फिर वो तो यून को मनाने के लिए अलग अलग कोशिश कर रहा होता है। कभी उसके लिए खाना बना रहा होता है, उसकी चीज़ों का ध्यान रख रहा होता है, पर यून फिर भी नहीं मान रही होती है और उसे कह देती है कि अभी भी वो उसे उतना ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जियांग यून को सोते हुए देख रहा होता है और उसे फिर उसके असिस्टेंट से पता लगता है कि उसके घर के बाहर उसका अंकल आया हुआ है। तो फिर ये जल्दी से शैन से मिलने जाता है और उसे कहने लगता है कि अंकल आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। शेन कहने लगता है कि पहले तो ये कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो और अगर वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है तो उसे छोड़ दो, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी वाइफ से नहीं बल्कि अपनी लाइफ सेवर से मिलने आई हूँ, मुझे उससे अपने पास्ट के बारे में बात करनी है। जियांग फिर भी नहीं मानता और कह देता है कि आपको ये चांस बिल्कुल नहीं मिलने वाला। वो यहाँ पर अपने गार्ड्स को खड़ा कर देता है ताकि उसके अंकल को अंदर जाने ना मिले, पर यहाँ पर वो कैसे भी करके अंदर आ ही जाता है और देख लेता है कि यून बालकनी में खड़ी है। तो वो तुरंत ही उसे रोकता है। यून कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। शेन यहाँ पर उसे बताने लगता है कि वही वो छोटा बच्चा है जिसकी उसने बचपन में हेल्प की थी। यून कहती है कि मुझे ये ऑलरेडी पता है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी कि तुम जाकर पुलिस को कांटेक्ट करना, पर तुमने मेरी हेल्प नहीं करे।
तो तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तो फिर वो उसे बताता है कि वो उसकी ऑलरेडी हेल्प करने गया था, पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसकी मेमोरी भी उस टाइम पे लॉस हो गई थी, तो वो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाया था और बहुत लेट हो गया था। तो यून कह देती है कि अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी शेन उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलने में हेल्प कर सकता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें यहाँ से जियांग से दूर करने में अब कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे जियांग को तुम्हारे बारे में नहीं बताना चाहिए था। तो फिर यूनिस की बात मान जाती है और इसे क्लास चांस दे देती है। फिर दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जियांग अपनी कंपनी गया होता है। तभी यहाँ पर चीन उसे फिर से मनाने की कोशिश करती है, पर जियांग उसे कह देता है कि तुम्हारी वजह से यून मुझसे दूर हुई है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। वो उसे यहाँ पर बातें सुनाकर चला जाता है। तो फिर चीन यहाँ पर उसकी कंपनी की बिल्डिंग से कूद के मर जाती है। जियांग ये देखते के साथ ही शॉक होता है और उसे तुरंत ही वॉमिटिंग होने लगती है। और फिर जब वो घर आता है तो उसे पता लगता है कि युन भी उसे ऑलरेडी छोड़कर जा चुकी है। फिर हम देखते हैं कि शेन युन को बहुत दूर लेकर चला गया होता है और यहाँ पर वो उसे समझा देती है कि अब वो भी उसकी लाइफ से दूर हो जाए। तो वो उसे लास्ट बारी माफ़ी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। युन अपनी फ्रेंड के साथ फिर यहाँ पर कंपनी के काम में बिजी हो जाती है और फिर शेन यहाँ पर जियांग से मिलता है और उसे बता देता है कि यून अब अपनी लाइफ में खुश है और अब वो उसे दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जियांग को फिर अपनी गलती का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो पुराने सारे टाइम याद करने लगता है और फिर वो भी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। यहाँ पर फिर यून उसके फ्यूनरल में आई होती है, जहाँ पर उसका जो मरने का पहला नोट है वो पढ़ा जाता है, जिसमें वो आखिरी बारी उससे माफ़ी मांग कर गया होता है। यहाँ पर यून बिल्कुल भी नहीं रो रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम बहुत सैड हो? यून कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर सैड होने वाली भी कोई बात नहीं, अब तो मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी अच्छी लाइफ जीनी है खुद के लिए। और फिर वो यहाँ से यही सोच कर ही चली जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है।